नमस्कार। आज कुछ बात झारखंड की। मैं हूं झारखंडी संतोष मानव। झारखंड विधानसभा में आज दो विधेयक पारित हुआ है। एक तो है कि जिन झारखंडियों के पास या झारखंड में रहने वाले जिन लोगों के पास 1932 या उससे पहले का खतियान है, खतियान में नाम दर्ज है, वही झारखंडी कहलाएंगे, यानी वही स्थानीय निवासी कहलाएंगे। ये 1932 का खतियान क्या है, इसको आप बहुत साधारण भाषा में यह समझिए कि जिनके पास 1932 या उससे पहले का जमीन का रिकॉर्ड है, यानी उनके बाप दादा के नाम से हो, परदादा के नाम से हो, जमीन होना चाहिए 1932 या उससे पहले का, तभी आप यहाँ के स्थानीय निवासी लोकल कहलाएंगे। और अगर आपके पास नहीं है तो आप नहीं कहलाएंगे। हालांकि उसमें एक बात जोड़ा गया है कि अगर आप भूमिहीन हैं, आपके पास जमीन नहीं है और आप 1932 या उसके पहले से झारखंड में, झारखंड की भूमि पर, झारखंड की परिधि में, झारखंड राज्य में रहते हैं, तो आप ग्राम सभा में अपील कर सकते हैं। वे अगर सर्टिफाई कर देंगे, वो कह देंगे कि हाँ ये भूमिहीन है, इनके पास जमीन नहीं है, जमीन के रिकॉर्ड में इनका या इनके पूर्वजों का नाम नहीं है, लेकिन ये लोग स्थानीय हैं, तब भी आप स्थानीय कहलाएंगे। आपको डोमिसाइल, आपका डोमिसाइल मान्य होगा। लेकिन वेग है, थोड़ा सा अटपटा है विधेयक। उसमें यह क्लियर नहीं है कि ग्राम सभा तो गांव के लिए है, शहरी क्षेत्रों में क्या होगा। अगर हम शहरी क्षेत्रों में रहते हैं, शहरी क्षेत्र में रहते हैं, 1932 या उससे पहले से रह रहे हैं, हमारे पास जमीन नहीं है, जमीन के रिकॉर्ड में हमारे पूर्वजों का नाम नहीं है, तो हमारा क्या होगा। क्योंकि शहरी क्षेत्र में तो नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम, कैंटोनमेंट बोर्ड इत्यादि इत्यादि है। मैंने एक जानकार से अभी फोन पर पूछा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जिनके पास जमीन नहीं है, जो भूमिहीन हैं, वे ग्राम सभा से सर्टिफाइड करवाएंगे, वहां अपील करेंगे कि वे स्थानीय हैं तो उनकी सुनवाई होगी। शहरी क्षेत्रों में क्या होगा। इस पर उन जानकार का कहना था कि ये बिल बहुत ही अटपटा है और इसमें कुछ भी साफ नहीं है, यह अनामदास का पोथा है। दूसरा सवाल यह है कि जिनके पास 1932 का खतियान है और वे स्थानीय माने जाएंगे, तो उनको इससे क्या फायदा होगा। आप मोटे शब्दों में यह समझिए कि सरकार ने कहा है, या जो विधेयक है उसमें यह लिखा हुआ है कि इससे तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की नौकरियां मिलेंगी, यानी जो स्थानीय होंगे, स्थानीय कहलाएंगे, खुद को स्थानीय साबित करेंगे, जिनके पास 1932 या उससे पहले का जमीन का रिकॉर्ड होगा, उनके पूर्वजों के नाम होंगे, या जो ग्राम सभा से खुद को स्थानीय कहलवा लेंगे, उनको ही तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की नौकरियां मिलेंगी, शेष को नहीं मिल पाएंगी। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की नौकरियां में प्यून आते हैं, सफाई कर्मी आते हैं, लोअर डिवीजन क्लर्क आते हैं, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। लेकिन अभी बहुत पेच है, क्योंकि इसके पहले 2002 में इससे मिलता जुलता विधेयक बाबूलाल मरांडी यानी बीजेपी की सरकार के कार्यकाल में भी आया था। उस विधेयक को या उसको हाई कोर्ट ने रोक दिया था, उसको रद्द कर दिया गया था। बहुत स्वाभाविक है कि यह मामला भी कोर्ट में जाएगा और लगभग तय सा है कि कोर्ट इसको अमान्य कर देगा। एक पेच सरकार ने फंसाया है कि केंद्र की सरकार इस विधेयक को, यानी इस कानून को 9वीं अनुसूची में डाल दे। 9वीं अनुसूची क्या होता है। 9वीं अनुसूची हमारे संविधान का एक खंड है, एक चैप्टर है, जिसमें शामिल कानून को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन 2008 में एक फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें
ढेर सारे जजेस थे। वो संविधान पीठ था। संविधान पीठ मतलब जिसमें एक से ज़्यादा जज न्यायाधीश मिलकर फैसला करते हैं। उस पीठ ने यह फैसला दिया था कि 1973 के बाद कि जो भी कानून होंगे और वह अगर उन 9वीं अनुसूची में शामिल भी कर दिया गया है या किया जाएगा तो उसकी समीक्षा कोर्ट में हो सकती है। यानी सरकार का यह विधेयक फंसेगा, दोनों जगह फंसेगा। कोर्ट में भी इस पर सुनवाई होगी। बहुत संभव है कि कोर्ट रोक दे और केंद्र की सरकार अगर इसको 9वीं अनुसूची में शामिल कर देती है तब भी यह कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। झारखंड की विधानसभा ने एक और विधेयक पारित किया है आज, जिसमें आरक्षण की सीमा बढ़ा दी गई है। यह आरक्षण जातिगत है। कोर्ट का फैसला है कि 50% से ज्यादा जातिगत आरक्षण नहीं होना चाहिए। और आज जो विधेयक पारित हुआ है विधानसभा में, उसे अगर माना जाए तो यह 77 यानी 77% होता है। ऐसे में यह बहुत स्वाभाविक है, बहुत हद तक तय है कि कोर्ट इसे अमान्य करेगा। अब आप यह पूछेंगे कि जब दोनों विधेयक का कोर्ट में फंसना तय है, फिर हेमंत सोरेन की सरकार यानी झारखंड में सत्तारूढ़ यूपीए की सरकार, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल शामिल है, यह दोनों विधेयक क्यों लाई है? मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हेमंत सोरेन की सरकार ईडी से बुरी तरह घिर चुकी है। यह सभी झारखंडी या अधिकतर झारखंडी या सत्ता कॉरिडोर में रहने वाले लोग मान रहे हैं कि इस सरकार का जाना तय है, लेकिन कोई यह नहीं बता रहा है या बताने की स्थिति में नहीं है कि यह सरकार कब जाएगी। आज की खबर यह है, या कहिए कि जब से ईडी ने यानी प्रवर्तन निदेशालय ने हेमंत सोरेन को दूसरा समन भेजा है। पहला समन 1 नवंबर को भेजा गया था कि आप 3 नवंबर को ईडी के समक्ष प्रस्तुत होइए, लेकिन उस समय हेमंत सोरेन नहीं गए। और अभी 2 दिन पहले हेमंत सोरेन को दूसरा समन भेजा गया है ईडी के द्वारा। इस सेकेंड समन के बाद सत्ता कॉरिडोर में कहना है कि सरकार का जाना तय है। फिर वही सवाल कि जब सरकार का जाना तय है तो यह दोनों विधेयक सरकार क्यों ले आई है? इससे झारखंडियों को क्या फायदा होगा? यह विधेयक इसलिए लाया गया है, यह इसलिए लाया गया है ताकि वोटों की खेती की जा सके। ये विधेयक नहीं है, यह फसल तैयार की गई है कि जब भी चुनाव होगा सरकार या सत्तारूढ़ दल वोटों की फसल काट सके। अब वोट की फसल काटने में हेमंत सोरेन की सरकार कितना सफल होती है यह वक्त बताएगा, क्योंकि डेमोक्रेसी में बंदे तौले नहीं जाते हैं, बंदे गिने जाते हैं। और बहुमत अगर किसी के पास हो तो वह कई मामलों में बारीक हो जाता है, कई मामलों में पास हो जाता है। यानी कानून का शिकंजा भी कहीं ना कहीं ढीला पड़ता है, कानून की बेड़ियां भी हल्की हो जाती है। हेमंत सोरेन अपने मकसद में कितना कामयाब होते हैं यह वक्त बताएगा। और यह भी वक्त बताएगा कि जो दूसरे दल हैं वह हेमंत को कितना रोक पाते हैं। अभी की स्थिति यह है कि शतरंज की बिसात पर हेमंत सोरेन ने अपनी गोटियां चल दी है। अब पौ बारह किसका होता है इसके लिए इंतजार कीजिए, पर यह मान कर चलिए ये दोनों विधेयक कोर्ट में फंस जाएगा और इसका हश्र वही होना तय है जो माफ कीजिए जो बाबूलाल मरांडी का हुआ था जब उन्होंने 1932 की बात 2002 में की थी। हम आगे भी आपसे रूबरू होंगे, तब तक नमस्कार।